जी नमस्कार। स्वागत है आपका कलम लंदन की आज की वो इस वर्चुअल संगोष्ठी में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले तकरीबन 3 वर्षों से कलम लंदन का आयोजन यहाँ लंदन में होता है। वातायन यूके और यूके हिंदी समिति के द्वारा आयोजित वाणी फाउंडेशन दो के सहयोग से, और यह प्रभा खेतान फाउंडेशन का इनिशिएटिव है जो 2015 से लिया गया था। तकरीबन इस समय 25-30 से अधिक विश्व के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होता है। कहीं मासिक रूप से होता है, हमारे यहाँ 2 महीने पर होता है लंदन में इसका आयोजन। और इसमें भारत के श्रेष्ठ रचनाकारों को हम लोग बुलाते हैं और उनके साथ एक संवाद का आयोजन होता है। संवाद में कुछ सेलेक्टेड अतिथि होते हैं जिनको हम निमंत्रित करते हैं, जो इस आयोजन में शामिल होते हैं। तो ये तकरीबन 45-50 मिनट का संवाद होगा और उसके बाद ऑडियंस क्वेश्चन आंसर भी होगा। चूंकि ये वर्चुअल संगोष्ठी है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग रेज हैंड का आइकॉन दबा दें, जिससे कि हमारे जो आज के संचालक लोग हैं वो आपको निमंत्रित कर सके कार्यक्रम के अंत में प्रश्न पूछने के लिए। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं कलम लंदन में जो हमारे अतिथि हैं, वे भारत के सशक्त हस्ताक्षर हिंदी साहित्य के विधा, चाहे कविता की हो, गीत की हो, कहानियों की हो, उपन्यास की हो, स्क्रीन प्ले की हो, एक श्रेष्ठ नाम जो उभर कर आता है वो है गीत चतुर्वेदी जी। गीत चतुर्वेदी जी हमारे साथ भोपाल से यहाँ पर आज जुड़ रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। मैं बहुत लंबा परिचय नहीं दे रहा हूँ, उसका कारण यह है कि आज जो संवाद होगा उसमें ऋचा जैन जी के ऊपर यह दायित्व है कि वह गीत जी की उपलब्धियों के संघर्ष और उनकी रचना प्रक्रिया को उजागर करे हम सबके सामने। इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ, आज का यह मंच सौंपता हूँ पूरी शुभकामनाओं के साथ लंदन की यशस्वी कवित्री, लेखिका, आईटी इंजीनियर, टेक्नोक्रेट और हिंदी की शिक्षिका ऋचा जैन जी को। ऋचा जी, मंच अब आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर परिचय को पद्मेश जी। गीत चतुर्वेदी ने अपने गल्प व कविताओं में अवागार्ड भाव दिखाया है। उनका अध्ययन बेहद विस्तृत है, जो कि उनकी पीढ़ी के लिए एक दुर्लभ बात है। यह पढ़ाई उनकी रचनाओं में अनायास और सहज रूप से गुथी दिखती है। उनकी भाषा व शैली अभिनव है। उनके पास सुलझी हुई दृष्टि है जिसमें क्लीशे नहीं, और जो कि वर्तमान विचारधारात्मक खेमों के शिकंजे में भी फंसी हुई नहीं है। ये शब्द है प्रसिद्ध कवि आलोचक श्री अशोक वाजपेयी जी के श्री गीत चतुर्वेदी के लिए। कलम की अपनी भाषा अपने लोक श्रृंखला में हम आज बातचीत कर रहे हैं वर्तमान समय के हिंदी के एक विलक्षण कवि श्री गीत चतुर्वेदी के साथ। गीत जी, कलम के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी, पद्मेश जी, आप दोनों का शुक्रिया। प्रभा खेतान फाउंडेशन को भी बहुत सारा शुक्रिया। इस कार्यक्रम से देश विदेश से जुड़े सभी सुधीजनों को मैं ऋचा सादर नमस्कार करती हूँ। मेरे पास सपने हैं लेकिन फूहड़ महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि उम्र पूरी होने तक मैं 4 सुंदर पंक्तियां लिख लूं। जब मैं मरूंगा वही 4 पंक्तियां मुझे कंधा देंगी। गीत जी की इन्हीं पंक्तियों से बातचीत की शुरुआत कर रही हूं। तो गीत जी, ये बताइए, शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए तो सपना और महत्वाकांक्षा बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन मस्तिष्क में आपका सपना क्षण मात्र में महत्वाकांक्षा में बदल सकता है। तो इस अलगाव को कोई व्यक्ति या विशेषतः कोई कवि या लेखक किस तरह से बरकरार रख सकता है? मतलब ऐसी कोई कोई बात है, कोई सूक्ति है जो आपको एकदम रोक देती है, अरे ट्रांजिशन हो रहा है सपने से महत्वाकांक्षा में, स्टॉप। कुछ कुछ बताएं इस बारे में। महत्वाकांक्षा को तो मैं बहुत गलत मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बुनियादी चीज है एक विकसित सभ्य मनुष्य के मानसिक जगत। सपना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कलाकार के लिए, क्योंकि मैं एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में मानता हूँ कि हमारी सारी रचनाएं जो हैं चार धरातल पर चलती हैं: स्वप्न, स्मृति, कल्पना और यथार्थ। इस बात को ना मैं ऐसे संक्षेप में समझा दूं कि जैसे ये किताब है, ये किताब 3 तरफ से खुली हुई है और चौथी तरफ से बंद है। तो ये जो 3 तरफ हैं,
ये ऊपर की तरफ हो गई स्वप्न, ये हो गई कल्पना, और ये तीसरा जो नीचे वाला है, ये हो गई स्मृति। वाह। चौथी तरफ से जो बंद है, ये है यथार्थ। हम्म, यथार्थ का महत्वपूर्ण काम है कि वो स्वप्न, स्मृति और कल्पना, इन तीनों को पकड़ के रखे। किताब में आप इन तीनों की तरफ से घुस सकते हैं, यथार्थ की तरफ से नहीं घुस सकते। यथार्थ इन तीनों को बांध के रखे। तो बहुत बढ़िया यथार्थ जाता या जी। यथार्थ के साथ, और स्वप्न जो होता है वो एक प्रति यथार्थ या एक काउंटर रियलिटी होता है। एक ऐसे समय में हमारे पास होता है जब हम किसी दूसरी दुनिया में सुषुप्त अवस्था में होते हैं। महत्वाकांक्षा उस स्वप्न के यथार्थ में आने की दिशा में एक यात्रा है। मैंने एक शब्द जानबूझ करके वहां जोड़ा था, मेरे पास सपने हैं, लेकिन फूहड़ जी। महत्वाकांक्षाएं। नहीं। महत्वाकांक्षाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, जैसे स्वप्न और दुस्वप्न दोनों होते हैं हमारे जीवन में। एक महत्वाकांक्षा थी गांधी की, वो पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का प्रसार चाहते थे, वो एक अच्छी महत्वाकांक्षा थी। एक महत्वाकांक्षा थी हिटलर की, वो पूरी दुनिया पे शासन करना चाहता था, लेकिन नफरत पर आधारित शासन, दूसरों को मारते हुए किया जाने वाला शासन, वो एक फूहड़ महत्वाकांक्षा थी। मैं एक व्यक्ति के तौर पर, एक कवि, कलाकार के तौर पर इस फूहड़ महत्वाकांक्षा से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे इसलिए जीवन से ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो 4 पंक्तियाँ चाहिए जो जो मुझे मतलब इस भवसागर से पार ले जाएँ तब। जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से आपने महत्वाकांक्षा और फूहड़ महत्वाकांक्षा के अंतर को बताया। जिसके साथ मैं एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, ये है विदेशों में पल रहे बच्चों से संबंधित है, जो हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जैसे हो सकता है कि विदेशों में जो पढ़ रहे किशोर हैं, बेसिकली ये मुख्यतः किशोरों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए तो फिर भी बहुत सामग्री उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं उनके लिए एक समस्या होती है कि उनको कैसे हिंदी साहित्य से जोड़ा रखा जा सके। तो ऐसी कोई रचनाएं या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि वो स्कूल में तो यहाँ पढ़ते नहीं है, बहुत ही कम स्पेशल पाठ्यक्रम है जहाँ पर हिंदी होगी। बाकी तो जनरली नहीं रहती है हिंदी स्कूलों में। माता पिता पढ़ाते हैं या वो फिर वो ट्यूशन से पढ़ते हैं। विदेशों का विदेशों का मुझे ऐसे सीधे-सीधे कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान और अध्ययन के आधार पे जो कुछ बात मैं कहूँ, वो ये कि चाहे भले ही पढ़ने वाली सामग्री कम हो, लेकिन उन हम्म, बच्चों, उन किशोरों में अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम बनाए रखा जाए। क्योंकि हम्म, अगर प्यार होगा, दिल के भीतर प्यार होगा, तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि प्यार पानी की तरह होता है, बहे तो अपना रास्ता खुद बना देगा वो। किताबें कम हैं, टीनेजर्स के लिए, किशोर हम्म, पाठकों के लिए तो पूरे के पूरे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो तमाम भारतीय भाषाएँ हैं अधिकांशतः, उनके साथ ये मामला है। मैं हम्म, तो कई बार अपने मित्रों से जो खास करके बाल साहित्य या किशोर साहित्य में काम कर रहे होते हैं, हम्म, उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह का लेखन करें जो आज की किशोर पीढ़ी के साथ, हम्म, आज का ये जो समय है, इसके इसके इस इन बच्चों के साथ जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। जी, सच में ऐसा लेखन तो हमें भाषा में बुनियादी रूप से करने की आवश्यकता है। जी, जहाँ तक आपके प्रश्न का बात है, बस प्यार की वो चिंगारी बची रहे, वो बनी रहे, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे उदाहरण हैं। खासकर दूसरी भाषाओं में मुझे ना ऐसे उदाहरण दिखते भी हैं कि कुछ बच्चे जो जिन्होंने अपना पूरा बचपन चीन में गुज़ारा, चीनी भाषा में काम किया, और एक उम्र के बाद हम्म, वो पहुँचे अमेरिका। उन्हें बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन हम्म, 20-22 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू किया और वो हम्म, अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे लेखक बन गए। एक हैं लेखिका चाइनीज़ यियून ली, अमेरिका हम्म, में रहती हैं, आज की तारीख में अंग्रेज़ी की बहुत बड़ी लेखिकाओं में से एक हैं। हम्म,
उनका जीवन इसी तरह बीता, क्योंकि 18-19 साल की उम्र तक वो अंग्रेजी का एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। 32-34 की उम्र तक होते-होते अंग्रेजी की बहुत अच्छी लेखिका लेखिका बन। बन गई। क्या वो प्यार, वो आकर्षण, वो ज़िंदा जी, जी। ऐसा हमारे साथ हुआ था। ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई पुस्तक, किताब थी आपने जो किशोरावस्था में पढ़ी और उसने आपके मन को गुदगुदाया हो, या अम, ऐसी जो बहुत जो सारी ऐसी बहुत सारी किताबें थी। मुझे जो पहला नॉवल हिंदी का मैंने जो पढ़ा था उपन्यास, वो है शिव प्रसाद सिंह का गली आगे मुड़ती। अच्छा। और हाँ, बनारस के लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। नीला चाँद के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नई हम्म, कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। उनका वो उपन्यास दरअसल वो किशोरवयीन चरित्रों के प्रेम संबंध, त्रिकोण प्रेम संबंध पे ही था। मैंने 15-16 साल की उम्र में उसे पढ़ लिया था और आज भी ना वो मेरी पसंदीदा किताबों में से है। अपनी कलात्मक गुणवत्ता के कारण नहीं, बल्कि इस हम्म, निजी स्मृति के कारण जी, उसके ज़रिए ना मैं औपन्यासिक विश्व में प्रवेश कर पाया। जी, 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 आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब मेरे घर की समस्या तो हल हो गई। अब मुझे पता है मुझे अपनी बेटी को क्या देना है। ज़रूर। जी। इसके साथ ही अगले प्रश्न पे जाते हैं, और ये भी पढ़ने से ही संबंधित है। तो हर कोई जानता है आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ा हुआ है आपने। तो आप कितना पढ़ते हैं? मतलब आपकी 2-3 किताबें साथ चलती रहती हैं, या एक को खत्म करके फिर दूसरी को उठाते हैं, या कुछ ऐसा निश्चित रहता है दिमाग में, अरे आज मतलब इतने पन्ने तो पढ़ना ही है एक दिन में? मैं तो आवारा हूँ, बिल्कुल, जिसको कहें टेक्सचुअल आवारागर्दी करता हूँ। हम्म, एक ज़माने में यानी टीनेज में या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, गलियों में, सड़कों में, वहाँ पर आवारागर्दी करते हैं। मैं घर से बाहर बहुत कम जाता हूँ, अपनी लाइब्रेरी में, इसी कमरे में रहता हूँ और किताबों के बीच आवारागर्दी करता हूँ। 2 जी, पन्ने इसके पढ़े, इसको पढ़ के कुछ याद आ गया, 2 पन्ने हम्म, उस किताब के पढ़ लिए, फिर 2 पन्ने उस किताब के पढ़ लिए। मैं एक समय में एक किताब किताब नहीं। परसों बीत गए होंगे इस तरह पढ़ते हुए। अभी भी जी, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें। कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ रहा हूँ, उसको पूरे ध्यान से पढ़ लूँ, हम्म, लेकिन पूरा का पूरा एक साथ एक ही गो में पढ़ पाना अब हम्म, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, क्योंकि हम्म, सच कहें, हम्म, 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 आवारागर्दी बहुत आकर्षित है और किताबों किताबों में। के पन्नों के बीच की गई आवारागर्दी, तो ऐसा लगता है जैसे ये आपको ना जीवन और पठन और भाषा के अनुभवों से अमीर बना रही। जी, तो मैं लालच में पड़ जाता हूँ। जी, जी, जी। अ, पढ़ने से ही एक और सवाल है। तो मतलब आप और भी विषय पढ़ते हैं, जैसे खगोल शास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण आदि? अ, और कौन से विषय हैं जो दर्शन आपको बहुत? साहित्य के दर्शन अलावा शास्त्र। हाँ, मैं हाँ। मतलब मुख्य रूप से कविता में काम करता हूँ, गल्प में काम करता हूँ, लेकिन कविता और गल्प मैं सबसे कम पढ़ता हूँ। मैं अच्छा। दर्शन पढ़ता हूँ, फिलॉसफी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है और मैं हम्म, ज़्यादातर समय जो है या तो अद्वैत वेदांत से जुड़ी हुई कोई हम्म, या बुद्ध के दर्शन से जुड़ी हुई कोई न कोई किताब, अक्सर इन्हीं हम्म, सब हम्म, दोहराता रहता हूँ या उन्हीं को एक्सप्लोर करता रहता हम्म, हूँ। एक ज़माने में मैं खगोल शास्त्र भी खूब पढ़ता था, लेकिन हम्म, अब बहुत बीती हुई बात है। हम्म, हम्म, ओके, जी। अ, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हुँ, वो हुँ। सभी राइटर्स इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये है राइटर्स ब्लॉक के बारे में। क्या आप राइटर्स ब्लॉक में विश्वास करते हैं? और आपने खुद क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, राइटर्स ब्लॉक मतलब मैं उसका एक आसान शिकार हूँ। मैं ओह! अच्छा। मुझे बार-बार राइटर्स ब्लॉक होता है या बार-बार मेरी चीज़ें रुक जाती हैं, इसीलिए तो मैंने अपनी किताब का नाम लिखा, अधूरी अधूरी चीज़ें। चीजों का देवता। ब्लॉक के कारण तो मेरी चीज़ें ठप हो जाती है। राइटर्स ब्लॉक के ना हर एक के लिए अपने अलग-अलग कारण हो सकते हैं। मेरे साथ जो कारण होता है वो कई बार इस तरह का होता है कि मैं एक लेखक के तौर पर
अपनी सीमा, अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ अपना लेता हूँ। मतलब हम्म ऐसा है कि मैं इस पूरी स्थिति को, रचनात्मक स्थिति को अपने लेखन में मैनेज नहीं कर सकता। मेरी लिमिटेशन से बाहर है, लेकिन मैं फिर भी खुद को चैलेंज करता हूँ कि नहीं, तुम्हें ये करना है, ये चीज़ करनी है, और वहाँ पे ब्लॉक आता है। हम्म कोई चीज़ ये- समझ लीजिए कि मुझे 10 दिन में लिखना है और मैंने अपने आप के पीछे पड़ गया, मैं खुद के पीछे पड़ गया, मुझे 4 दिन में, 5 दिन में कंप्लीट करके सबमिट करनी है। हम्म ज़बरदस्ती मैंने जहाँ अपने साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू हम्म की, वहाँ मेरे लिए ब्लॉक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक गोल अगर आपने सेट कर लिया। देख लिया आपने, बिल्कुल सही, मैं इसी शब्द की तलाश कर रहा था, मुझे मिल अनरियलिस्टिक गोल। ओके। ये हाँ, ये एक लेखक के लिए, और रियलिस्टिक क्या है, ये पहचानना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हम्म जब आप रियलिस्टिक को जानने लगते हैं, तो अपनी लिमिटेशंस को भी जानने लगते हैं, और हम्म इंसान सबसे कम अगर कोई चीज़ जानता है अपने जीवन में, तो अपनी लिमिटेशंस को। हम अपनी हम्म लिमिटेशन को सबसे कम जानते हैं। हमें लगता है कि हम एक बार उछलेंगे ना, तो वहाँ तक पहुँच जाएँगे, लेकिन उछलने के बाद पता चलता है कि ना, बहुत ऊँचा था। हम मुश्किल है जी। जी 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 जी। तो ये बहुत ही अच्छी टिप आपने दी कि मतलब राइटर्स ब्लॉक का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अपनी अ, मेरे साथ मैं ये अपने अनुभव से मैं बता रहा जी हूँ, और निपटने का तरीका भी मैं फिर यही करता हूँ कि जब मैं बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ, तो मैं उस अनरियलिस्टिक चीज़ को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बेसिक्स पे चला जाता हूँ। एक जी ऐसा वाक्य लिखना चाहता हूँ, जिसमें कोई उपमा ना हो, कोई बिंब ना हो, ऐसे हम्म पैराग्राफ में लिखता हूँ, जो बिल्कुल हम्म सिंपल, सरल सरल हाँ शब्द के हम्म टुकड़े। फिर हम्म। उसको लिखते जाए, फिर से जी फॉर्म में वापसी होना, इस तरह की फ़ील आने लगी। जी। तो कभी लगा है कितना बड़ा पीरियड रहता है ये मतलब कुछ दिनों का या हफ्तों का या महीनों का ऐसा कभी कभी। कई-कई महीनों का हो चुका है, कई-कई अच्छा। बार, हाँ, कई-कई बार महीनों का हो चुका है, और वो ब्लॉक जो है ना, इतना सिलेक्टिव किस्म का आता है ऋचा जी, कि समझिए मैं एक उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, और ये जो ब्लॉक है, वो उपन्यास से जुड़ा हुआ ब्लॉक। यानी मैं हम्म अखबार के लिए लेख लिख रहा हूँ, उसमें हम्म कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आ कॉलम्स लिख रहा हूँ, वीकली उसमें कॉलम्स लिख रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो नॉवल है, इसमें मैंने ना हम्म कुछ शायद ज़्यादा, कुछ अनरियलिस्टिक, एम्बिशियस हाँ यस, जो कि हाँ मेरे पास में नहीं है, उसको मैंने शायद छू लिया। हाँ तो हाँ हाँ नॉवल के हाँ अंदर मेरे पास ब्लॉक है, हाँ लेकिन नॉवल के बाहर की जो दूसरी राइटिंग है, वो स्मूथ चल रही हाँ। है। ऐसा कई मतलब बार हुआ। मतलब ये रचनात्मकता में ब्लॉक नहीं है ये एक उस पर्टिकुलर कृति रचना के लिए ब्लॉक है ये। रचना के लिए ब्लॉक हो जाता है कई बार, ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि अच्छा। मैं मानता हूँ कि मैं एक प्रोफ़ेशनल राइटर हूँ, और राइटर्स ब्लॉक एक लग्ज़री है, अगर प्रोफ़ेशनल राइटर्स इसको वो करें, तो एक आप ज़्यादा लंबा ब्लॉक लेकर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपको तो हर हम्म। रोज़ कुछ न कुछ प्रोड्यूस करना ही है, कुछ न जी कुछ देना ही है। जी। तो अपने आप बँटवारा हो जाता है मन। वो चीज़ देनी है, डेडलाइन है, तो आप तो उसपे कर लोगे, निश्चित ही हम्म कर लोगे। लेकिन हम्म जहाँ डेडलाइन नहीं है, जहाँ आपने खुद को थोड़ी-सी ढील दे रखी है कि अरे हम्म ये मैं 1 साल के अंदर कंप्लीट करूँगा ये, हम्म 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 हम्म। उस तब जाके या तो ये कहीं कहीं समय सीमा पर बात आ रही है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न भी है। हुँ, हुँ। बिंज में आपका उपन्यास चल रहा है उस पार, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें आप हर हफ्ते में एक या दो कड़ियां डालते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस तरह के लेखन अ, में आप कोई चुनौती महसूस करते हैं जिसमें कि आपको देना ही है हर हफ्ते, लिखना ही है, सबमिट ही करना है? ऐसा कुछ होता है कि आप कहीं कॉम्प्रोमाइज समझौता कर रहे हैं आप अपने लेखन के साथ, जितना अच्छा दे सकते थे उतना नहीं दे पा रहे हैं, या कि अच्छा है कि चलो लिखना हो जा रहा है तो। इसमें दोनों चीज़ें हैं ऋचा जी। पहली बात, बिंज में ना हर हफ्ते 2 एपिसोड आते हैं उस पार के, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो पहले से लिख के रख दी गई हैं एडवांस में। अच्छा। मैं उस तरह की चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि आज लिखा और आज भेजा। जी पहले से थोड़ा-सा बना करके रखने से सहूलियत रहती है। लेकिन जी। ये बहुत अच्छा सवाल है, पता है क्या? मैंने अपना पूरा लंबा करियर जो है जर्नलिज़्म में बिताया है, और जर्नलिज़्म का डेडलाइन के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। तो जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस, अवचेतन को आदत पड़ी हुई है डंडे की,
डेडलाइन का डंडा। मैंने वही कहा, अगर डेडलाइन है कहीं पर और आप उस डेडलाइन को उसका उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उल्लंघन करेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो अपने आप दिमाग काम करा जाता है, नहीं आपको तो ये सबमिट करना ही करना है। है। तो इसलिए कई बार मुझे ना डेडलाइंस अच्छी लगती है, अच्छा। पहले वो एडवांस में दी गई डेडलाइंस, तो वो आपसे आपका काम यानी मुझसे करवा मेरा लेती काम करवा ले जाए। करवा लेती है। जी 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 जी, बढ़िया। इसके बाद में जो अगले प्रश्न में आ रही हूँ वो है अनुवाद से संबंधित। आपने पाब्लो नेरुदा और विश्व के अन्य बड़े साहित्यकारों का साहित्य अनुवाद के माध्यम से आप हिंदी पाठकों के बीच लाए हैं। तो इसमें जब भी अनुवाद की बात होती है तो भाषाएं रोल में आ जाती हैं, भाषाओं। तो अब अंग्रेजी से हिंदी में जैसा है, तो और अंग्रेजी सामान्यतः सभी जानते हैं, तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद तो ठीक है, हो गया। लेकिन अगर कोई दूसरी भाषा का अनुवाद है तो वो प्रायतर जैसे फ्रेंच हो गया तो फ्रेंच से इंग्लिश, फिर इंग्लिश से हिंदी में आता है। तो इसमें जो अनुवादक के तौर पर आप किन बातों का ध्यान रखते हैं या इनमें क्या चुनौतियां हैं, इस बारे में आप बताइए। ये तो जैसे सच में जी। तो पहले बात तो मैं बीच में काट कर ये बोलूं कि आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गंभीर पहलुओं को छूते हुए आप सवाल पूछ रही हैं, तो इसके लिए अलग से साधुवाद और धन्यवाद। ये अनुवाद वाला जो प्रश्न है ना, सच में बहुत संवेदनशील प्रश्न है, क्योंकि हम नेरूदा को ट्रांसलेट कर रहे हैं और नेरूदा स्पेनिश भाषी कवि हैं, किसी ने उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर रखा है, फिर उस अंग्रेजी से हमारे यहाँ हिंदी में। अनुवाद हो रहा है। तो ये 2-3 लेयर्स के बाद अनुवाद एक छन्नी होती है, एक फिल्टर होता है, तो नेरूदा 2-3 बार छनने के बाद हिंदी में पहुंच रहे हैं, ऐसा। लेकिन इसके अलावा क्या चाह रहा है? हमारे देश में बहुत सारे लोगों को स्पेनिश आती है, बहुत सारे लोगों को। वो स्पेनिश पढ़ते हैं, स्पेनिश में कोर्स करते हैं, स्पेनिश नौकरी करने के लिए स्पेनिश भाषी देशों में चले जाते हैं। इसी तरह फ्रेंच बहुत सारे लोगों को आती है। स्पेनिश की सबसे बड़ी किताब है 100 Years of Solitude, गाब्रिएल गार्सिया मार्केस। एक अच्छा अनुवाद, मूल से किया गया एक अच्छा अनुवाद हिंदी में नहीं है। पाब्लो नेरूदा मूल स्पेनिश से हिंदी में किया गया अच्छा अनुवाद नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे अनुवादक हैं उनको मूल भाषा उस तरह से नहीं आ रही होती है, और जिनको मूल भाषा आ रही होती है वो बैंक वाले अनुवादक होते हैं, रचनात्मक अनुवादक नहीं होते। हमारी हिंदी में, और ये सिर्फ हिंदी ही नहीं, दुनिया की वो सारी भाषाएं जो उस तरह से सशक्त नहीं है, उन सारी भाषाओं को अनुवाद के लिए मुख्यतः अंग्रेजी पर निर्भर करना पड़ता है। ये मजबूरी है। आने वाली पीढ़ी में ऐसे लोग हों, इतने कलीबर के साथ, इतने पैशन के साथ अनुवाद के क्षेत्र में उतरें कि मूल से अनुवाद कर ले जाएं, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जब तक ऐसे लोग नहीं आते, तब तक ये जिम्मेदारी तो हम ही लोगों को पूरी करनी होगी अंग्रेजी के माध्यम, क्योंकि काम तो हम चाहेंगे ना कि हमारी भाषा में अच्छी चीजें आएं, बहुत सारी दुनिया की अच्छी चीजें हमारी भाषा में आए, भले एक एक्स्ट्रा छन्नी, एक एक्स्ट्रा फिल्टर उसमें लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि इसमें ना नेरूदा का कुछ खोएगा नहीं। नेरूदा इतने अधिक संपन्न हैं, या उनके जैसे तमाम दूसरे महाकवि, महालेखक इतने संपन्न हैं कि एकाध एक्स्ट्रा छन्नी लगने से उनके तत्व में कोई कमी नहीं होती है, बल्कि हमारी भाषा में आने से हमारी भाषा का गौरव भी बढ़ जाता है, हमारी भाषा की समावेशी क्षमता भी बढ़ जाती है। जी। आपने व्यक्तिगत तौर पर कभी ऐसी समस्या आई है कि आपको अनुवाद करना है और दो कृतियों में से आपको एक चुनना है कि इसको लूं या उसको लूं, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि किसी तीसरी भाषा का हिंदी में अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी के थ्रू ला रहे हैं अगर आप, तो? वर्षन्स निर्भर करते हैं, कई बार फंस जाते हैं, क्योंकि
अंग्रेजी में भी एक ही कृति के कई संस्करण, कई वर्षन्स होते हैं, हाँ। अलग-अलग अनुवादकों ने, क्योंकि अनुवाद क्या है? रचना का, मूल रचना का किया गया एक इंटरप्रिटेशन है। जी। एक ही शब्द है, उसके लिए कोई अनुवादक जो है दुःख का इस्तेमाल करेगा और दूसरा अनुवादक पीड़ा का इस्तेमाल करेगा। दोनों शब्दों की एक अलग छटा बन जाएगी। इसीलिए अनुवाद जो होता है वो एक इंटरप्रिटेशन माना जाता है। कई बार ऐसे मामलों में 2-3 अलग-अलग संस्करण अगर रखे हुए हों, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तब चुनना मुश्किल होता है। मैं थोड़ा बहुत अनुवाद अंग्रेज़ी के माध्यम से कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत अनुवाद स्पेनिश के माध्यम से कर लेता जी। हूँ, थोड़ा बहुत अनुवाद मराठी के माध्यम से कर लेता हूँ। तो जी। कई बार मैं थोड़ी-सी चतुराई ये करता हूँ कि समझ लीजिए मैं स्पेनिश के माध्यम से नेरूदा का अनुवाद कर रहा हूँ। मैं जी। स्पेनिश में उसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेनिश का अंग्रेज़ी अनुवाद भी ज़रूर रेफ़र करता हूँ। अंग्रेज़ी वाले ने क्या किया है? क्योंकि अंततः अनुवाद एक इंटरप्रिटेशन है, तो मुझे जितने अधिक इंटरप्रिटेशंस का नॉलेज होगा, मैं अपनी भाषा में उतना बेहतर काम कर पाऊँगा। जी। तो सोच रखते हुए मैं सबको कई बार मैच करके, मिला करके एक तीसरी ही धारा बनाने की कोशिश करता जी, बहुत बहुत उपयोगी बात बताई है आपने। जी। इसके साथ मैं अब एक प्रश्न पर आ रही हूँ। आलाप में गिरह, ये आपकी कविता है। हूँ। जी, जाने कितनी बार टूटी लय, जाने कितनी बार जोड़े सुर, हर आलाप में गिरह पड़ी है। कभी दौड़ पड़े तो थकान नहीं, और कभी बैठे बैठे ही ढह गए। मुकाबले में इस तरह उतरे कि अगले को दया आ गई और उसने खुद को खारिज कर लिया। थोड़ी सी हंसी चुराई, सबने कहा छोड़ो भी, और हमने छोड़ दिया। ये क्या माजरा है? ये आलाप में गिरह आपका, आपकी पुस्तक का शीर्षक भी है, आपका नाम भी गीत है, और मैंने जितना भी आपको पढ़ा है, संगीत उसमें घुसा हुआ है। मतलब शायद उतना प्रत्यक्ष ना दिखे, लेकिन संगीत समझ में आता है हर जगह। तो आप अपना संगीत से संबंध बताएं, और ये जो कि और हमने छोड़ दिया, ये बताएं। मैं इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस संसार में एक संगीतमयी उपस्थिति हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस ब्रह्मांड की हर चीज़ अपने आप में एक संगीतमयी उपस्थिति है, क्योंकि हमारी परंपरा मानती है कि हम सबका उद्भव नाद से हुआ है, और नाद जो है वो संगीत ही तो है। तो मेरे साथ संगीत का एक रिश्ता ऐसे बनता है कि बहुत सारे लोगों को जो है ना, उनके मन में विचार आते हैं, ख़्याल आते हैं और उन ख़्यालों को लिखने लगते हैं। मेरे साथ कई बार उल्टा होता है। मुझे ना एक बिल्कुल अनजाना किस्म का संगीत सुनाई देने लगता है। एक ऐसा संगीत जो या तो मैंने बरसों पहले सुन रखा हो, वो याद आ रहा होता है, या मैंने वो संगीत कभी सुना ही नहीं है। बस दिमाग में, कान में कहीं न कहीं बजने लगता है और मन करता है कि ये जो चीज़ें कान में संगीत की तरह बज रही हैं, अगर इसको भाषा में लिखा जाए तो क्या होगा? वाह। तो मैं कहता हूँ कि मेरा लेखन अनसुने संगीत का भाषा में किया गया अनुवाद। वाह। शब्द नहीं होते उस वाले संगीत में, धुन ही धुन होती है, लेकिन जब मैं उसे कागज़ पे लाके रखता हूँ, तो धुन कहीं विलुप्त हो जाती है, वो उसका शब्द वाला अनुवाद रूप दिखाई देने लगता है। संगीत इस तरह से मेरे भीतर चलता है। कान में बाहरी संगीत बजे या ना बजे, पंडित जसराज या मेटालिका, गन्स एंड रोज़ेज़ या मोहम्मद रफ़ी, ये बजें या ना बजें, लेकिन अंदर जो वो अनाहत नाद है, वो बजते रहना चाहिए, क्योंकि वाह। वही जो है हमें रचनात्मकता की ओर ले जाए। तो आप सिर्फ किताबों का अनुवाद नहीं करते, आप संगीत का भी अनुवाद करते हैं। शायद इसी तरह से कहना चाहिए कि ये जो हृदय का वो जो संगीत है, जी। वो वो तो अंदर क्या आपके हाथ बजते हैं, या थाप होती है, या नहीं? आप स्थिर रहते हैं, लेकिन आप सुनते हैं उसको। जैसे संगीत कोई सुनता है तो झूमने लगता है, एक आपकी जो नेचुरल एकदम रिएक्शन होगी, संगीत सुन के झूमने वाली होगी। तो जब आप ये जो अंदर का आप संगीत सुन रहे हैं, तो क्या आपके आपके मतलब शारीरिक तौर पर किसी तरह से प्रकट होता है वो? हर तरह से
मैं तो कई बार जब अकेले में लिख रहा होता हूँ ना, तो हाँ ऐसा लगता है कि मेरे अंग-प्रत्यंग से अभिव्यक्तियाँ बाहर निकलने के लिए निकल रही आतुर हैं। मेरी आँख जी भी बोलने लगती है, मुँह भी बोलने लगता है, हाथ भी बोलने लगते हैं और कई बार तो उठ कर के हम नाचने भी लगते वाह हैं, ऐसा हो जाता है। एक वाक्य सुंदर सा अगर बन गया, तो जी उस बनावट का संगीत जो है ना, वो पैरों में थिरकन पैदा कर देता है। बहुत बढ़िया उछल पड़ता हूँ कि अरे वाह! क्या चीज़ आई। तो जी ये हर तरह से निकल कर के आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला प्रश्न मैं जो जा रही हूँ वो है, इस कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया, सुसाइड बॉम्बर। कविता को, पहली पंक्ति, कविता को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखना मुझे नहीं पसंद। मैं बीच में रोक के मैं जो भी हमारे श्रोतागण हैं उनको एक बार बता दूं कि 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में हम सबसे प्रश्नों के लिए आएंगे, तो अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपने प्रश्न तैयार करके रख सकते हैं। तो मैं वापस आती हूँ सुसाइड बॉम्बर पे। कविता को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखना मुझे नहीं पसंद, फिर भी मन में कई बार आता है ख्याल कि कोई मानव बम बटन दबाना भूल जाए, कि उस समय वह कविता पढ़ रहा था, उसके बाद अपना बम उतार कर खुद एक मानव कविता बन जाए ताकि दूसरे बम उसे पढ़ सकें। वाह, बहुत ही सशक्त कविता है आपकी। और आपकी जो प्रथम पंक्ति है कविता की उपयोगितावादिता के बारे में, उसने मुझे विशेष रूप से, उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। तो आप इस बारे में बताइए कि आप इस प्रक्रिया में कि कविता उपयोगी कविता या कविता जब टूल बन जाए, तो उस प्रक्रिया के बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। पहली पंक्ति में बहुत स्पष्ट किया कि कविता उपयोगी हो नहीं। अच्छा। कविता को उपयोगितावादी तरीके से देखना कविता के साथ किया गया एक अन्याय है। क्योंकि उपयोगितावाद तो बेहद ही मनुष्य के स्वार्थ का चरम होता है उपयोगितावाद, यूज़ एंड हम्म थ्रो। जो चीज़ उसके उपयोग में है उसे रखे, जो चीज़ उपयोग में नहीं है उसे बहा दे, उसे बाहर रख कर के आ जाए, उसे नष्ट कर दे। हम्म कविता ऐसी नहीं होती है। आप हम्म उसका उपयोग कर सको या ना कर सको अपने जीवन में कविता है। हम्म जैसे कि ये पूरी की पूरी प्रकृति, आप प्रकृति हम्म के हर उपादान का उपयोग नहीं कर पाते हो, लेकिन वो है और हम्म सौंदर्य वही बढ़ा। हम्म तो वो जो पोलैंड के बहुत बड़े कवि थे और 1982 का नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था, उन्होंने 1945 में ऑशविट्ज़ के बाद एक पंक्ति लिखी थी, हम्म तो वो कविता किस काम की, हम्म जो मनुष्यों को और देशों को बचा भी नहीं सकती। हम्म बहुत साधारण सा सवाल है ये, हम सबके हम्म मन में आता है, कई बार मुझसे भी पूछा जाता है, कई हम्म बार मेरे भी मन में आया, किस हम्म काम की है ये कविता? हम्म जब ये हम्म सोचते हैं, हम कविता लिखते हैं और लोग मर रहे हैं, जी हम जी कविता लिखते हैं और दुनिया में अत्याचार चल रहा है। जी हम्म कविता कोई हम्म पैरासिटामोल की गोली थोड़ी हम्म जनाब, समाज को बुखार आया हुआ है और उसे कविता नामक पैरासिटामोल खिला दिया जाए, तो उसका बुखार खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। उपयोगितावादी दृष्टिकोण यानी कविता को पैरासिटामोल समझने की भूल करना। जी इस दौर में वो नौजवान थे, इसलिए उन्होंने वो पंक्ति लिखी। 20-25 साल बाद जब वो थोड़े मैच्योर हो गए, तो हम्म उन्होंने अपनी ही पंक्ति का खंडन किया। उन्होंने हम्म कविता उपयोगितावादी नहीं होती। कविता हम्म तो हृदय की अनुभूति है, प्रेम जैसी चीज़ है। क्या प्रेम तुम्हारे जीवन में उपयोगितावादी हो सकता है? क्या तुम हम्म अपनी प्रेमिका का, अपनी माता का, अपने पिता का उपयोगितावादी दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या कर सकते हैं? हम्म वो करते तो हैं, जब तक माँ-बाप से काम होता है, तब तक उनके हम्म चरण होते रहते हैं। काम निकल गया तो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हम्म कविता के साथ ऐसा व्यवहार जी नहीं। जी जी। प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए कि आपसे आपकी कविता का पाठ कराया जाए, लेकिन दो छोटे छोटे क्विज हैं, उसके बाद मैं उस पर आऊंगी। तो पहला जो क्विज है ये लेखकों और कवियों पर आधारित है। मैं एक विषय या शब्द बोलूंगी या एक छोटा सा फ्रेज, आपको उसको सुनकर जिस भी लेखक या कवि का नाम आपको सबसे पहले याद आए या उनकी किसी रचना का नाम, तो वो आपको बताना है। खुश। तो पहला है श्रृंगार, प्रेम, प्रेम रस का श्रृंगार, कालिदास। कालिदास। हुँ, बढ़िया। अधूरा प्रेम,
अधूरा प्रेम, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन, ओके। हास्य। उनकी उनकी सारी जी। फिल्में। अच्छा, तो अच्छा अगला हास्य भी था क्या? नहीं नहीं, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करिए, आप जो बोल रहे थे चार्ली चैपलिन अधूरा प्रेम के बारे में। प्रेमा जब भी मैं देखता हूँ ना, तो वो अधूरे प्रेम का ही मुझे लगता है कि अधूरे सब कुछ जो है अधूरे प्रेम का आख्यान। जी, चार्ली चैपलिन। अच्छा, चाल अब हास्य। हास्य तो फिर हिंदी में प्योर शरद जोशी और हरिशंकर परसाई। बढ़िया। जी। मानसिक रोग। मानसिक रोग, रोग, जी। वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ। जी, थोड़ा सा कुछ और एक लाइन जोड़े इसमें। हाँ, वो कई बार मानसिक रोग जो होता है उसका भी, जो अच्छे और बड़े लेखक होते हैं, वो अपनी सीमाओं का रचनात्मक इस्तेमाल कर लेते हैं, आपदा को अवसर की तरह बना लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ मनोरोग से पीड़ित रहती थी और उनके मन में ना अजीबो-गरीब विचार आया करते थे। उन्होंने उसका रचनात्मक इस्तेमाल किया, उन सारे अजीबो-गरीब विचारों को लिखना शुरू कर दिया और साहित्य में एक नई शैली बन गई, जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जेम्स जॉयस, कैथरीन मैन्सफील्ड, वर्जीनिया वुल्फ, ये सब लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बहुत मतलब बड़े लेखक हुए। जी, वो अपने रोग को, अपनी सीमा को उन्होंने रचनात्मक दिशा दी थी। रचनात्मक दिशा दी। इसलिए जी मुझे वर्जीनिया वुल्फ जो है वो बहुत। जी। अगला है शारीरिक रोग। शारीरिक रोग, जी। तो फ्रांस फ्रांस काफ्का। फ्रांस काफ्का। फ्रांस जी, काफ्का, ओके। हाँ, ओके, बचपन से ही वो हाँ, दुर्बल से थे वो और थे। फेफड़ों हाँ की बीमारी और उस जी। दौर्बल्य के बाद भी जो है हाँ शारीरिक रोग भी ना मन पर बहुत असर करता है। उस जी। असर ने उनके लेखन को जो है एक दुःस्वप्न जैसा आकार दे दिया। जी। अगला है ईर्ष्या। ईर्ष्या को, अरे, अरे, अरे! ईर्ष्या, ईर्ष्या को तो बहुत सारे वो मतलब जैसे वो अपने कौन थे यार लॉर्ड बायरन और जॉन कीट की कहानियाँ याद आने लगती हैं मुझे, दोनों एक-दूसरे से बहुत गहरी ईर्ष्या करते थे। बायरन बहुत पैसे वाले थे, कीट्स नौजवान थे और क्या कहते हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट थे। तो जी। ऐसा पढ़ने में आता है कि बायरन उनसे थोड़ा वो करते थे। इसी तरह से ईर्ष्या में एक और चीज़ याद आती है, वो मोत्सार्ट और सालिएरी की जो फ़िल्म है, अगर देखी हो आपने, अमादियस। जो मोज़ार्ट अपने समय के ज़हीन, जीनियस संगीतकार, उनसे सालिएरी कितनी ईर्ष्या करता था और उस ईर्ष्या ने कैसे संगीत के पूरे युग को बदल के रख दिया। वो फ़िल्म बहुत याद आती जी है, अमादियस। जी, बढ़िया। अब बहुत अच्छे जवाब दिए आपने गीत जी, हुँ, और हुँ। सारे 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 प्रश्नों के आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। अगला एक और क्विज है, छोटा सा। हुँ, हुँ। कुछ कवि संत साहित्यकार के नाम है, उनसे उनके बारे में एक या दो पंक्तियां जो आपको याद रह गई हो या याद आ जाती हो, उनका नाम लो और आपको उसकी कोई पंक्ति याद आ गई, तो वो बताना है आपको। रूमी, पहला है रूमी। मुझे तो मैं पंक्तियाँ याद करने के मामले में बहुत पुअर हूँ, मैं तो अपनी ही पंक्तियाँ भूल जाता भूल जाते हैं। हूँ। हाँ, हाँ। अगर वैसे आपको याद है। रूमी पे कहें तो रूमी की तो बहुत सारी पंक्तियाँ ऐसी हैं, जैसे कि वो है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो पंक्ति जो मेरे जीवन में भी इस्तेमाल होती है बार-बार, कि जी। तुमने जिन चीज़ों को खो दिया है, वे हम्म। सारी चीज़ें किन्हीं और रूपों में तुम्हारे पास ज़रूर आएँ। वाह, बहुत तुम बढ़िया। रूमी। क्या दर्शन, हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। कबीर। हाँ, कबीर तो वो थी पढ़ी-पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, भयानक कोई, धाई भाई अखर, प्रेम का प्रेम को पढ़ो। पढ़े सुपंड। जी जी। गालिब। गालिब बहुत, बहुत सारे शेर हैं हमारे। आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल के, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल के, गालिब तरीर ख़ाम नवाए सरोश। ये मेरा पसंदीदा शेर है गालिब का, कि गालिब कहते हैं कि गैब से मतलब किसी अदृश्य लोक से ख़याल जो है वो मेरे मन में आते हैं और मेरी जो कलम की आवाज़ है जब वो कागज़ पे चलती है, सरीर ख़ामा नवाए सरोश है, वो ना एक एंजेल की आवाज़, वाह, एक फरिश्ते की मेरे कलम की आवाज़, सरोश फरिश्ते की एक आवाज़। फरिश्ते की आवाज है। जी। कुंवर नारायण। हाँ, कुँवर नारायण की इसी तरह बहुत सारी। कोई दुःख
मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं, वही वाह, हारा। जो लड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। पाब्लो नेरूदा। मेरा प्यार, एक मिनट रुकिए। मेरा प्यार एक रोते हुए बच्चे की तरह है जो तुम्हारी गोद से उतरना नहीं चाहता। वाह, पाब्लो नेरूदा। बहुत ही बढ़िया। ओके, एक आखिरी अब इसमें और पूछ लेती हूँ। ये मुझे बहुत, निर्मल वर्मा मुझे बहुत पसंद है। आप निर्मल वर्मा का कुछ बताइए, कोई कोई भाव या कोई पंक्ति उनकी अगर आपको याद हो तो। निर्मल वर्मा की ना पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है, लेकिन निर्मल वर्मा की पंक्तियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं ना जी, कि मुश्किल है। लेकिन ना मुझे उनकी किताबों के शीर्षक बहुत अच्छे हैं। आप और जैसे बताइए। वो धुंध से उठती थी, हाय हाय, पूरा दृश्य एक शीर्षक में बता देते हैं निर्मल वर्मा कि उनके भीतर कितना बड़ा फोटोग्राफर, कितना बड़ा हम्म, या कितना बड़ा सिनेमेटोग्राफर छिपा हुआ है। हम्म, धुंध से उठती धुंध। बहुत बढ़िया जी। अभी मेरे पास एक दो प्रश्न और थे, लेकिन अब हम अपने श्रोताओं की तरफ जाएंगे और उनके मैं प्रश्न आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। तो पहले तो आपसे मेरा भी प्रश्न था, लेकिन मुझे पता था कि श्रोता गण जरूर पूछेंगे कि आप अपनी कविता सुनाएं, इसलिए मैंने वो बात के लिए छोड़ा था। तो आप अपनी कोई पसंदीदा कविता सुनाइए, आपकी खुद की। मेरी पसंदीदा कविता, छोटी सी एक कविता सुनाता हूँ। छोटी सी है इसलिए भी आसान है। पंचतत्व। जी। मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो। मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ। मेरी देह से निकाल लो आसमान और बेघरों की छत बनाओ। मेरी देह से निकाल लो हवा और कारखानों की वायु शुद्ध कराओ। मेरी देह से आग निकाल दो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। मेरी देह से आग निकाल दो, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। शुक्रिया। एक और पढ़ दें, एक और कोई छोटी कविता भी पढ़ दें। छोटी कविता, वैसे तो छोटी कविताएं ना याद होनी चाहिए, लेकिन मेरी स्मृति ऐसी है ना कि मुझे मुश्किल समय, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे बहुत अब बढ़िया। तक करते आए। क्या बात है, क्या बात है। कुछ और प्रश्न देख लेती हूँ, उसके बाद आपसे और भी सुनने का मन है कविताएं, तो मैं एक बार जरा देख लेती हूँ। हाँ, एक प्रश्न है ए देव जी का। आप पहली किताब कैसे प्रकाशित की आपने अपनी? पहली किताब, मेरी जी। पहली किताब जो है ना वो सिनेमा पे प्रकाशित, 2004 का वर्ष था। चार्ली चैपलिन की जीवनी मैंने लिख दी थी। मुझे चार्ली चैपलिन बहुत पसंद थे, टीनेज थे मेरे पास चार्ली चैपलिन का। जिस जमाने में वीएचएस कैसेट्स हुआ करते थे और सीडी भी तब तक ठीक से नहीं आ पाई थी, तब से मैं चार्ली चैपलिन का दीवाना हूँ। उनके वीएचएस खरीदने के लिए ना मैं फोर्ट में, चर्च गेट में, बहुत हम्म, अंदरूनी दुकानों तक जाता था। बहुत मुश्किल से मिलती थी, लेकिन फिर भी मैं हम्म। ढूंढ लेता था। मुझे इतने पसंद। मुंबई में थे तब आप? हाँ, मैं मुंबई। हम्म, हम्म, तो मुझे बहुत पसंद थे और मेरे एक मित्र हैं जीवन पांडे, उन्हें पता था हम्म, कि गीता चैपलिन बहुत पसंद है, तो वो ना फोर्ट में चर्च काला घोड़ा के पास फुटपाथ हम्म, पर हम्म, सेकंड हैंड किताबें बिकती थी। वहां वो चार्ली हम्म, चैपलिन की आत्मकथा लेकर के आ गया मेरे लिए। तो हम्म, मैंने ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ ली, उसके बाद हम्म, चैपलिन से बहुत सारा लिटरेचर पढ़ लिया। और मैं कितना था, 19-20 साल का नौजवान था, मैंने चैपलिन हम्म, पे लिखनी शुरू। हम्म। चैपलिन पे पूरी एक किताब मैंने लिखी थी, और जब मैं 27 का हुआ तो मेरी पहली किताब जो है वो चार्ली चैपलिन जीवनी, जिसमें उनके काम और उनके सिनेमा पर मेरी टिप्पणियां, मेरी बातें, ये सब वाह, शामिल ओके। पहली किताब मतलब आपने चार्ली चैपलिन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, के बहुत सारे लोग ओके। समझते हैं मेरी पहली किताब कविता की रही होगी। हाँ, ओके। दिव्या जी को नमस्कार है यहाँ पर। जी। आप भी देखते जाइए गीत जी, अगर आपको कोई प्रश्न दिखाई दे रहा हो। और मैं तो रखी हुई हूँ नजर। जी।
एक और प्रश्न है, कभी लिखते हुए ये मन करता है आखिर क्यों लिख रहा हूं मैं? हाँ, ये तो बुनियादी सवाल है। हम्म। लेकिन ये मजे की बात है ना, ये ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं होता। जैसे लाखों साल का इंसान है और हजारों साल का इंसान के विचार का इतिहास है। मनुष्य के विचारों का इतिहास बहुत पुराना है और तब से वो खुद से यही सवाल पूछता है, मैं क्यों हूँ, क्यों लिख मैं रहा हूं? कौन, और मेरे होने का अर्थ क्या है, क्या है? अपने जी। अस्तित्व की परिभाषा क्या है। इन जी। सारे सवालों का कोई जवाब नहीं होता। लेखक के रूप में मेरे मन के भीतर भी ये सवाल बार बार उठते हैं, लेकिन सच हम्म। में इसका कोई जवाब जी आइए एक प्रश्न मैं कर लूं, अगर जी इजाजत हो जी तो जी क्या? जी 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 पद्मेश जी, बिल्कुल आइए। जी हाँ, मैं गीत जी आपके से ये पूछना चाहूंगा कि आप इतनी विधाओं में लिखते हैं और सभी विधाओं में आपके निपुणता है, और जैसे आपने डेडलाइन की बात की, तो बहुत से विषय आपको दिए जाते होंगे कि इस विषय पर आप लिखिए और ये डेडलाइन है। लेकिन कुछ कई विषय ऐसे होते हैं जो कभी हृदय के मन में स्वयं जागृत होते हैं, जन्म लेते हैं। तो जब वैसी कोई बात आपके मन को छूती है, तो आप सबसे पहले कौन सी विधा आपको आकर्षित करती है लिखने के लिए, और क्या किस विधा का आप चयन करते हैं? कविता। जब भी मन की बात होती है वो कविता में आती है। और मैंने बहुत कम लेखन, ये मतलब एक सौभाग्य है और कोई अनुकंपा भी है कि बहुत कम लेखन जो है वो विषय लेकर के। एक ऐसी छूट मुझे मेरे मित्रों ने, मेरे संपादकों ने या प्रकाशकों ने मुझे दी कि 15 तारीख तक भेज दो, जो तुम्हारे मन में हो वो भेजना। तो मुझे विषय बहुत कम दिए गए। लेकिन इस तरह की जब भी कोई चीज होती है तो मेरे पास सबसे पहले कविता आती है। मुझे लगता है कि कविता एक ऐसी चीज है जो जिसकी अभिव्यक्ति मेरी निर्बंध आत्मा के ज्यादा है। अभी 10 मिनट है हमारे पास, हम कुछ कविताएं आपकी अवश्य सुनना चाहेंगे गीत जी। जरूर कविताएं। ये छोटी सी एक कविता है और 3 हिस्सों में लिखी गई है। ये 4 वचन, 4 4 पंक्तियां हैं, 4 4 पंक्तियों के 3 हिस्से, इसलिए 4 वचन। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू व चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आता। जिया हुआ बहुत प्रेम, बढ़िया। सुना हुआ संगीत लौट के। वाह वाह वाह। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे, ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी उन्हें खोजा जाता है। जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी है और नींद के पीछे सपनों का झरना। बहुत बढ़िया। तुम पहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया कर। पहेलियां यानी जो चिड़ियों का शिकार करते हैं। जी। तुम पहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं, देखता था। बहुत अंधा बढ़िया। देखता। समय बहरा है लेकिन अंधा नहीं। इसी में है एक प्रेम कविता ये भी है जिसका शीर्षक है रूठी हुई। धागों से जख्म देती खंजर से सिलती। धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है। वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रख। जबकि मैं उससे कहता हूँ तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं। मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित।
जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी, जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी। मुझे ईश्वर पे नहीं प्रेम पे भरोसा है, और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर न हो। अलमारी से किताब निकालती वो गुर्र से कहती है, चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम है। और फिर मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है, मुंह फेर के चोरी चोरी। बहुत बढ़िया गीत जी। इस पर मेरा एक सवाल था जो मैंने पूछा नहीं, कि समय की शायद समस्या आ सकती है। एक मैं आपके घर में आपके लेखन को लेकर कैसा माहौल रहता है, और घर में से आपके घर में कौन कौन है जो आपको प्रेरित करते हैं? प्रेरित तो मुझे घर के लगभग सभी लोग करते हैं। मेरे पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, पिछले बरस कोविड के कारण उनका निधन हो गया। वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा शक्ति थे मेरे जीवन में, जो बचपन से ही किताबों और अच्छे विचारों के आसपास मुझे रखा करते थे। मेरी माँ, जो जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई वाक्य नहीं बोला, ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जिसका अर्थ जानने के लिए मुझे शब्दकोश देखना पड़े। इतनी सरल भाषा बोलती थी वो। और मैंने तो सपना मैंने अपने लिए बनाया कि मैं उस भाषा में कविताएँ लिखूँगा जो भाषा मेरी माँ मुझसे लिखा करती थी। इसमें एक भी कठिन शब्द नहीं। मेरे घर में यहाँ पर बिल्कुल मेरी पत्नी है भावना, और चूँकि हम बचपन के दोस्त हैं, हम 5वीं क्लास 6वीं क्लास से एक-दूसरे के साथ हैं, तो इसलिए हमारे बीच एक अच्छा वो भी है, दोस्ती पहले है। और मेरे लेखन को लेकर के वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहती हैं, बहुत आशावादी और बहुत सहयोगात्मक रवैया उनका है। और कई बार तो देखिए किताब के ऊपर नाम मेरा अकेले का छपता है, लेकिन ये सारी रचनाएँ मेरी अकेले की नहीं, इनमें बहुत बड़ा योगदान भावना का होता है। इसलिए कई सारी कविताओं, कई सारे उपन्यास या कहानियों में ब्रैकेट में कहीं न कहीं मैं लिखता हूँ कि इसमें भावना की बहुत बड़ी भूमिका। जैसे बेंच पे इस समय उस पार चल रहा है, और उस पार में बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं जिनके लिए मुझे नामों की ज़रूरत थी, और हम्म, भावना ने मुझे नाम ला कर के दिए। उसने मुझे शिव के ऐसे नाम दिए जी। जिन्हें किसी ने सुना नहीं। बहुत कम लोगों को शिव के भी नाम पता होंगे, तो मैंने उन नामों को अपने चरित्रों का नामकरण के लिए इस्तेमाल किया। वो मिथोलॉजी के विद्वान हैं, बढ़िया। बहुत हिंदू मिथोलॉजी और तमाम किस्म की माइथोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। तो उन क्षेत्रों से मुझे बहुत सारी चीज़ें ला करके दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा सहयोग है मेरा। जी 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 जी। पद्मेश जी, वन लास्ट पोयम। पद्मेश जी, एक कविता की मैं कह रहा हूँ एक अंतिम कविता कविता सुनना सुनाकर आज के कार्यक्रम का समापन करना है हमें। जी जी जी। एक अंतिम कविता हो जाए। असंबद्ध कितनी ही पीड़ाएं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं, ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बनी। एक कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं, ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बंधती नहीं। ओस से निकलती है सुबह, मन को गीला करने की जिम्मेदारी उस पे है। शाम झांकती है बारिश से, बच्चे खुचे को भिगो जाते। धूप धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रह के झुलसाती है। माथा चूमना किसी आत्मा चूम बहुत बढ़िया। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है। कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब कठोरता है। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर गीत जी। अब ऋचा, मैं आपसे मंच वापस लेना जी चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गीत जी। बहुत जी। आपने सारे प्रश्नों के बहुत
संतुष्टिजनक उत्तर दिए। क्विज भी आपने बहुत अच्छा खेला। पद्मेश जी के हाथों में जी, मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा, इतने सुंदर संवाद के लिए गीत जी के साथ। और आज के इस कार्यक्रम को मैं समापन की ओर नहीं कहूंगा, बल्कि मैं आग्रह करूंगा गीत जी से और कैथी जी से और संदीप बुटोरिया जी से, प्रभा खैतान फाउंडेशन से, कि आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम इंटरवल माने, और इसका अगला अध्याय जब आप यहाँ लंदन आएंगे हम आपको बुलाएंगे, तो अवश्य एक संवाद साक्षात्कार के रूप में यहाँ लंदन होगा और हम सब आपस में मिलेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार प्रभा खैतान फाउंडेशन का कि आज उन्होंने वातायन यूके और यूके हिंदी समिति को यह अवसर दिया कि हम लंदन कलम का इस आयोजन इतनी खूबसूरत संवाद के साथ इतने बड़े और यशस्वी साहित्यकार गीत चतुर्वेदी जी के साथ कर सकें। और संवाद के लिए ऋचा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।